अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें आज की न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी तो हो सकता है आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाए। बाकी जी अब ईद के चाँद का इंतज़ार है, कहा जा रहा है कि आज जो है कुछ मौलाना साहब जो हैं वो चाँद का यकीनन अनाउंसमेंट करेंगे और अभी तक वैसे चाँद दिखाई नहीं दिया है, वैसे दिख जाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक शायद ईद की अनाउंसमेंट कर दी जाए और हो सकता है कि कल ईद हो। लेकिन ख़ैर अगर ईद हुई तो भी हम ईद का शो तो लेकर आएँगे ही आपके पास, तो इसलिए बेफ़िक्र रहिए कि ईद के दिन शो नहीं आएगा, ईद के दिन भी शो आएगा। हम किसी दिन भी काम करना बंद नहीं करते और वैसे भी जो लोग जर्नलिस्ट हैं, जो लोग मीडिया में काम करते हैं, उनको पता है कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, कोई फेस्टिवल हो, चाहे कोई किस्म की भी हादसा हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो पूरी कंट्री में या पूरी दुनिया में, जर्नलिस्ट अपनी ड्यूटी पर रहते हैं, जर्नलिस्ट काम करते रहते हैं और मैं भी कुछ उसी किस्म के जर्नलिस्ट में से हूँ, जो किसी सूरत में भी काम करना बंद नहीं करते। तो आई होप कि कल के लिए भी हम आपको कुछ ना कुछ जो है आपको शोज़ मिलते रहेंगे और न्यूज़ भी मिलती रहेगी और अमन रहे सब जगह पे, खुशहाली रहे और सब लोग खुश रहें, सेहतमंद रहें। जिन लोगों का झगड़ा है आपस में वो झगड़ा खत्म हो जाए, जो लोग एक दूसरे से नाराज हैं वो नाराजगी खत्म हो जाए और सब लोग हंसी खुशी और आराम से अपने अपने घरों में रहें। ये हमारी दुआ है सभी लोगों के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों। हमारी ईद पे यही दुआ होगी कि सब लोग खैरियत से रहें और ख़ास तौर पे हम मुस्लिम्स में तो ये कहा जाता है कि जो लड़ाई झगड़ा है वो ईद के दिन खत्म कर देना चाहिए। तो बिल्कुल मेरी तरफ से तो मैं यही चाहूँगी कि जिन लोगों के साथ किसी का भी किसी किस्म का कोई झगड़ा, नाराज़गी है और या लड़ाई है दोस्तों में हो, दोस्त हों या दोस्त ना हो, कलीग्स हों या कुलीग्स ना हो, लेकिन बहरहाल इंसान तो हैं ही। अब ये मत कहिएगा कि इंसान भी नहीं है। ख़ैर उनका झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए और लोग खुशी-खुशी रहें, अपना काम करें और आगे बढ़ें। हम भी बढ़ते हैं और हम आपसे बात करेंगे आज कि जी पाकिस्तान में बहुत कहा जाता है, पाकिस्तान को बार-बार कहा जाता है कि जी कोई दूसरी कंट्री पाकिस्तान में बिज़नेस करने नहीं आती। कोई दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान में नहीं आती, जो हैं वो भी भागती चली जा रही हैं और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जैसे कि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल है, ख़ास तौर पर हर चीज़ में जो हमने रिलीजन डाल दिया है, हर चीज़ में जो टेररिज़्म की बात होती रहती है, उसको लेकर कई कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में परेशान होती हैं और उनका ख़्याल ये है कि पाकिस्तान उनके लिए महफूज़ नहीं है। ना तो उनका पैसा वापस आएगा और ना ही उनके लोग जो उस कंपनी में काम करते हैं, उनकी जान की हिफाज़त हो पाएगी। ये भी कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से, मगर या पाकिस्तान के लिए इस किस्म की भी बात फॉरेनर्स भी पाकिस्तान आते हुए घबराते हैं, ख़ास तौर पे वो जिन्हें टूरिज़्म के लिए कहा जाता है, वो तो पाकिस्तान आने को बिल्कुल ही तैयार नहीं होते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि किसी दूसरी कंट्री से पाकिस्तान में टूरिज़्म के लिए आते हों और जब वो आते हैं तो यकीनन उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो घूम फिर नहीं सकते। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की हालत क्या है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो किसी भी दूसरी कंट्री से आए, चाहे वो कोई यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, यहाँ तक कि अगर कोई भारत से हो तब भी। तो यहाँ पर लोगों की सिक्योरिटी का जो है इंतज़ाम करना पड़ता है, उनको जो है ये कहना पड़ता है कि जी हमें सिक्योरिटी चाहिए, उसके बगैर वो आराम से फ्रीली घूम फिर नहीं सकते, इसलिए कि किसी किस्म का भी कोई हादसा उनके साथ हो सकता है। पाकिस्तान में कई बार कहा जाता है कि जी हम चाहते हैं कि कोई इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं या लोग हमारे यहाँ आके काम करें, हमारे यहाँ भी भारत की तरह से जो है कई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उनके ऑफिसेज होने चाहिए, लेकिन हमने सियालकोट के वाकये में देखा कि किस तरह से श्रीलंकन सिटीजन को एक मॉब ने मिलकर जिस तरह से लोगों ने मार डाला, उसको देखते हुए यकीनन कोई भी पाकिस्तान आना पसंद नहीं करेगा। कई लोगों को पाकिस्तान के बारे में ये भी शिकायत रही है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट किया और जो लोग टेररिज्म करते रहे या जिनका नाम टेररिज्म के साथ जुड़ा रहा, चाहे उनको यूनाइटेड नेशन ने ही टेररिस्ट घोषित क्यों ना कर दिया हो या टेररिस्ट डिक्लेयर क्यों ना कर दिया हो, हमारे यहाँ उनको हीरो बना के पेश किया गया। उसी में से एक हाफिज सईद भी है। हाफिज सईद के बारे में जब भी बात की गई तो हमारे लोगों ने कहा कि नहीं जी ये तो मदरसा चलाता है, ये इसके तो मदरसे हैं, ये तो बड़ा नेक काम कर रहा है, तो सोशल वर्क कर रहा है। जबकि हाफिज सईद की
कई तकरीरें या कह लीजिए जो उसने एक पब्लिक रैली से जब बात की, पुरानी आपके पास गूगल से आपको मिल जाएंगी, जिसमें वो भारत को धमकी देता हुआ दिखाई देता है, वो कश्मीर के ऊपर बात करता दिखाई देता है। उसने खुद माना है कि वो जिहादी तैयार करके कश्मीर में भेजता रहा है। हाफिज सईद के बारे में अभी रिसेंटली भी एक खबर उड़ी थी कि जी उसको शायद कोई पॉइजन दे दिया गया, इस किस्म की बात हुई, जो कि एक गलत और झूठी खबर थी। उसके ऊपर हमने तो कोई बात नहीं की है, ना हमारे चैनल ने कोई बात की है, हमारे चैनल पे हमने इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया है। और उस दिन सुबह से लेके और रात तक मुझे इंडियन मीडिया से भी कॉल्स आती थी, लेकिन मैंने कोई चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसलिए कि अगर मैं वहां जाकर कोई ये बात भी करती कि ये खबर झूठी है, तब भी लोगों ने कुछ का कुछ मतलब निकाल लेना था। लेकिन हाफिज सईद के बारे में मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हाफिज सईद के यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी पब्लिक हाफिज सईद को मसीहा मानती है। और अगर हाफिज सईद को कुछ भी जरा सा भी हुआ होता तो यकीनन पब्लिक ऐसे ही बाहर घरों से निकल आती, जैसे मुमताज कादरी के लिए निकली थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। मुमताज कादरी को कौन नहीं जानता, आप लोग को मालूम होगा। मुमताज कादरी वो आदमी है जिसने हमारे पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर साहब को जान से मार दिया था, और ब्लास्फेमी लॉ के हिसाब से उसने ये कहा कि जी इन्होंने गुस्ताखी की है। और उसके बाद ये, जबकि उनका गार्ड था, यानी कि उनका बॉडी गार्ड था, और बॉडी गार्ड के तौर पे उसने यकीनन ओथ भी लिया होगा, जिसमें उसने ये वादा किया होगा कि उसको जिसके साथ भी उसकी ड्यूटी होगी उसकी जान की हिफाजत करेगा। ऐसा ना करते हुए मुमताज कादरी ने सलमान तासीर साहब को गोलियों से छलनी कर दिया था। इस्लामाबाद की कोसार मार्केट F63 में ये वाकया हुआ था, और उसके बाद मुमताज कादरी के ऊपर केस चला और इसको सजा भी सुनाई गई, इसको फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन उन लोगों का क्या जो इसको सपोर्ट कर रहे थे, एक बड़ा हुजूम था, एक बड़ा मजमा था इसके जनाजे में, इतने लोग आए थे कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़ा क्राउड था जो मुमताज कादरी के जनाजे में शिरकत की थी, जिसने उसके साथ साथ मुमताज कादरी के यहाँ पर यानी इस्लामाबाद में उसका एक मजार तक बना दिया गया है। इस तरह से उसको हीरो बना के पेश किया जा रहा है, उस कातिल को, उस जुनूनी को, उस जानवर से भी बदतर इंसान को जिसने किसी दूसरे इंसान की जान ले ली, और उसको यहाँ पे हीरो बना के पेश किया गया। तो अगर हाफिज सईद को कुछ हुआ होता, हाफिज सईद की तबीयत खराब हो गई होती कुछ खाने पीने से, या कुछ भी हादसा हुआ होता, आपके ख्याल से जहां वो रहता है लाहौर में, वहां सन्नाटा होता? कभी भी ना होता। वहां पर एक बेतहाशा रश होता, वहां पे लोग खड़े होते, और आना जाना मुश्किल हो जाता लोगों का, और ये खबर किसी जगह से छुपाई नहीं जा सकती थी। मुझे नहीं मालूम कि ये फेक न्यूज लोग क्यों फैला रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसका चर्चा क्यों हुआ, लेकिन अच्छी बात ये कि इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, और इसी वजह से ये बात जो है वो बहुत आगे नहीं बढ़ी। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, हाफिज सईद के बारे में लोग जानना चाहते हैं। कई लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस भी किए थे, मुझसे पूछा भी था, और मेरा जवाब यही था कि ये फेक न्यूज है, और फेक न्यूज को कम से कम मैं सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर आप लोग कहेंगे कि जी मैंने तो दाऊद इब्राहिम की बात पे वीडियो बनाई थी, तो दाऊद इब्राहिम की बात जो थी उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि सोशल मीडिया की रिपोर्ट है, और सोशल मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन खैर मेरा ख्याल है मुझे वो भी नहीं करना चाहिए था, सोशल मीडिया की खबर पे मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। जो गलती मुझसे हो गई, बहरहाल उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीख कर आगे जरूर बढ़ा जा सकता है। तो मैं इस बार आपको ये बताती चलूं कि हाफिज सईद को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल खैरियत से, और अगर उसे कुछ हुआ तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान आपको बाहर दिखाई देगा। और यही वजह है पाकिस्तान के जवाल की, यही वजह है पाकिस्तान जो गिरता चला जा रहा है, पाकिस्तान की हालत खराब से खराब तर हो रही है। उसका रीजन यही है कि यहाँ की पब्लिक हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती है, जो कि नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की पब्लिक को इनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन हम इन्हें हीरो मानते हैं। हमारे ख्याल से ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। अब एहसान उल्लाह एहसान को ही ले लीजिए। एहसान उल्लाह एहसान किसी गैर मुल्की एजेंसी के पास नहीं था, ये वही आदमी, वही जानवर से भी बदतर इंसान है। मैं इसको जानवर भी नहीं कह सकती, इसलिए कि जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं, ये जानवर से भी बदतर इंसान है। इसकी वजह यही है कि स्टार पब्लिक स्कूल में कई सौ बच्चों की जानें ले ली थी, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान की एजेंसी ने इसको अरेस्ट किया, इसने इस बात को कबूला भी कि ये सब कुछ इसने किया था। यहाँ तक कि हमारे लोगों ने तो इसका इंटरव्यू तक बना डाला। ये आप अंदाजा लगाइए कि एक टेररिस्ट जिसने कई बच्चों की जानें ली हो, और जो इस तरह के सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा हो,
اس کا انٹرویو پاکستان ٹیلی ویژن بناتا ہے. لیکن خیر اس کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا، یعنی کہ یہ پوری فیملی سمیت ملک سے باہر نکال دیا گیا. اس پہ کسی کو کسی قسم کی نہ تو شرمندگی ہے اور نہ ہی کوئی کچھ جواب دیتا ہے. ہماری ایجنسیز کیا اس بات کا جواب دے سکیں گی کہ احسان اللہ احسان کہاں ہے، کیسے نکل گیا، کس نے نکال دیا؟ بھارت کے اوپر ہم نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگائی ہے اس بارے میں، تو یقیناً اپنے ہی لوگوں کا کیا دھرا ہے، اسی لیے بالکل خاموش ہے، بھارت کی طرف بھی انگلی نہیں اٹھا رہے. ورنہ تو ہم نے ایک طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو ہم بھارت کی طرف اشارہ کریں گے. اگر ایران ہمارے ساتھ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے ٹیررسٹ یہاں سے پاکستان سے آتے ہیں، ایران میں گڑبڑ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور بھارت بھی کئی بار اس بات کی شکایت کر چکا ہے، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہماری طرف ہی ہے. اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے، ان کو رکھیں گے، پالیں گے، تو پھر یہی ہوگا. اسی طریقے سے داؤد ابراہیم کے بارے میں بار بار انڈین میڈیا بھی اور انڈیا کے لوگ اور انڈیا کے ایجنسیز اور پولیٹیشنز بار بار کہتے رہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں، کئی لوگوں نے کراچی کی طرف اشارہ بھی کیا. کہا گیا جی وہ کراچی میں نہیں ہے، وہ تو دبئی میں ہے. چلے مان لیا دبئی میں ہے، لیکن اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس کے لیے آپ لوگ، آخر میں اپنے بھارتی دوستوں سے بات کر رہی ہوں جو بار بار اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور میڈیا میں بھی بات کرتے ہیں، میڈیا سے ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں، کہ آخر آپ لوگ جاوید میاں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ جی ہاں، ہمارے کرکٹر جاوید میاں، ان کو بھی کون نہیں جانتا، بہت زبردست کرکٹر رہے ہیں. اور جاوید میاں داؤد ابراہیم کے سمدی ہیں. جی ہاں، جاوید میاں کے بیٹے سے داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو یقیناً پاکستان میں بھی اس کو ابھی تک اریسٹ کیا جا چکا ہوتا اور مار مار کے پوچھتے کہ تمہارا سارا خاندان کا ہے. لیکن جاوید میاں سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جاوید میاں کو خدا نخواستہ کوئی پکڑ کے لے جائیں پولیس والے اور چھتر مارے، میں یہ نہیں کہہ رہی، اس لیے کہ آپ لوگ بھی تو کسی بات کا کچھ بنا دیتے نا. میرا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نہ مل رہا ہو، کوئی ریلیٹیو نہ مل رہا ہو، ہندوستان پاکستان میں عام سی بات ہے، تو پولیس والے جو مل جاتا ہے، کوئی رشتہ دار مل جاتا ہے، کوئی ریلیٹیو ہو، بھائی بہن، چاچا ماما، اس کو لے جاتے ہیں اور تھانے میں بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں ہے. لیکن جاوید میاں صاحب سے کوئی بھی یہ بات نہیں پوچھ رہا کہ آخر داؤد ابراہیم کہاں ہے. لیکن بہرحال ظاہر ہے اس میں پاکستان کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہوگا جب اس قسم کی باتیں نہیں پوچھی جا رہی. لیکن بھارت کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ میاں صاحب کو تو بھارت میں بھی سب لوگ جانتے ہیں، یقیناً ان کا فون نمبر بھی سب کے پاس ہوگا. تو آخر ان سے بات کیوں نہیں کرتے، ان کا انٹرویو کیوں نہیں لیتے، ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ اس طرح کے آدمی کی بیٹی تم اپنے گھر تو لے آئے ہو، لیکن وہ ہے کہاں سمجھی تمہارا؟ تو بہرحال یہ پوچھنا چاہیے، لیکن پوچھا نہیں جا رہا. پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی بھرمار ہے، جیسے کہ کئی گروپس جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا رہا ہے. لال مسجد پاکستان میں، اسلام آباد میں لال مسجد جو ہے، وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ایریا جو ہے، اور وہ اس لال مسجد کے مولوی نے قبضہ کر رکھا ہے. اور ایک بار آپریشن کیا گیا تھا لال مسجد کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے مولویوں کو اریسٹ کرنے کے لیے، جس میں ہم نے دیکھا بھی کہ جنرل پرویز مشرف نے کوشش کی تھی. لیکن اس وقت بھی لوگ جو تھے وہ لال مسجد والوں کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں. اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، لال مسجد کا ایریا جو کہ G6 میں بنتا ہے اسلام آباد کے، اگر وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں یا کوئی آپ کو وہاں سے پکچرز دکھائے جو کہ انٹرنیٹ پہ یقیناً اویلیبل ہوں گی، لال مسجد کی چھت پہ بھی آدمی کھڑے ہوتے ہیں ڈنڈے لے کر، اور ان کی عورتیں بھی جو ہے لال مسجد والی، وہ بھی ڈنڈے اور چھریوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی. مگر پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جس ضیاء الحق کے بعد یہ ماحول جو ہے پاکستان میں بنا ہے. اور پاکستان میں اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے تو وہ جنرل محمد ضیاء الحق، جو کہ ڈکٹیٹر تھا، جس نے 11 سال پاکستان پہ حکومت کی، لیکن پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اس کا ہی رول ہے. اسی نے پاکستان کو افغان وار کے اندر دھکیلا، ڈالر کماتا رہا. اس کے بعد آ گیا مشرف، اور جنرل مشرف نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. صرف ایک فرق یہ تھا کہ جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ تھے، وہ اس قسم کے مدرسوں کو اور اس قسم کی جو لال مسجد ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے لال مسجد آپریشن کیا، جس کے بعد مشرف کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا. وہ جان لیوا حملہ سویلینز نے نہیں کیا تھا، وہ جان لیوا حملہ فوج کے ہی کچھ لوگوں نے کیا تھا. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ پاکستان کی کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے، کہ نہ تو اس سے کوئی ادارہ محفوظ ہے، نہ اس سے ایجنسیز محفوظ ہے، نہ عام آدمی. جو عورتیں پاکستان میں ہے وہ اپنا زیور ہاتھ سے، چوڑیاں، ایئر رنگ، سب کچھ اتار کے جو ہے ان لوگوں کو دے رہی ہوتی ہے ڈونیشن میں. ڈونیشن باکسز جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ جو ہے وہ اپنے اداروں کے لیے یا اپنے سمجھ لیجئے مدرسوں کے لیے اور جگہوں کے لیے
पैसा जमा कर रहे होते हैं। बच्चे पैदा करना पाकिस्तान में एक आम सी बात है, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और उसके बाद उन माँ बाप से वो बच्चे पाले नहीं जाते, उनके पास पैसा नहीं होता कि उनको तालीम दें या उनको रोटी दें, लेकिन वो ये जरूर करते हैं कि उन बच्चों को मदरसे वालों को दे देते हैं, और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी उन मदरसे वालों की होती है कि वो उनको जो मर्जी सिखाएं, जो मर्जी खिलाएं, माँ बाप की जिम्मेदारी वहां जाके खत्म हो जाती है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए तो शायद इस किस्म की चीजें भी कम हो जाए। पाकिस्तान में सिक्योरिटी के नाम पर जो जिस किस्म से यहाँ पे फंड्स लिए जाते हैं और सब कुछ बताया जाता है कि जी सिक्योरिटी इदारों को फंड देना बहुत जरूरी है, उनका बजट बढ़ाना बहुत जरूरी है, लेकिन बात सारी है क्या वो सिक्योरिटी दे रहे हैं? इस वक्त भी पाकिस्तान के हर सिटी में लोग परेशान है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, रोड क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, खौफनाक तरीके से बढ़ते चले जा रहे हैं, और किसी की भी जान या माल जो है वो महफूज नहीं है। इस वक्त अगर कोई बाहर निकलने की सोचता भी है, यानी शाम के बाद, मगरिब के बाद, तो वो यही सोचते हैं कि बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन ये कि क्या वापस सही सलामत आ सकेंगे, क्या हमारा सामान हमारे साथ ही होगा या छिन चुका होगा, क्या हमारी जान हमारे साथ होगी या हमें मार दिया गया होगा, इस किस्म की बातें लोग सोचते हैं। और यकीनन ये बात में इन लोगों का बहुत हाथ है, जिनकी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई। अगर इस तरह के टेरर ग्रुप्स को, इस तरह के लोगों को सपोर्ट ना किया गया होता पाकिस्तान में, तो आज यकीनन पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा होता, आज यकीनन पाकिस्तान से भी साइंटिस्ट निकल रहे होते, या ऐसे लोग निकल रहे होते जिनका दुनिया में बेहतर तौर पे नाम होता। जैसे हम कहते हैं, बार बार हम एग्जांपल देते हैं भारत की, कि भारत के कितने ही लोग हैं जो सीईओज लगे हैं डिफरेंट कंपनी में, चले सीईओ ना लगे, कुछ और वहां पर जॉब कर रहे होते, कोई अच्छी जगह पर होते, लेकिन हमारी यूथ जो है, वो ज्यादातर यूथ जो है हमारी, वो इसी किस्म के माइंडसेट के साथ चल रही है कि कुछ लूट मार कर ले, कभी कोई मोबाइल शॉप लूट लेता है, तो कभी कोई कहीं बैंक में पहुंच जाता है, और यही चीजें चल रही हैं। तालीम याफ्ता है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में तालीम का बहुत बुरा हाल है, हाँ मैं जरूर मानती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि सभी लोग जाहिल घूम रहे, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब्स नहीं है, पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा, और इस किस्म के लोग जो दूसरों को गलत रास्ते पे लगाते हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इस इस्तेमाल को रोकना है, अगर उन लोगों को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की जनरेशन को बचाना है, और हमें अपने ऊपर से ये कलंक भी हटाना है कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरह के लोगों को हमें बिल्कुल सजा देनी होगी, यानी कि पाकिस्तान के अथॉरिटीज को इन्हें सजा देनी होगी, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या बाकी जो भी, इन सबको सजाएं देनी होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जेल में हो और जेल में इनके बच्चे पैदा हो रहे हो। ये चीजें जो है रोकनी पड़ेंगी, और इसके लिए सिर्फ वही लोग जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान चला रहे हैं, जिनके हाथ में पावर है। और आप समझ रहे हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये काम हमारे पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, एजेंसीज का और आर्मी का है कि वो अपनी जेबें भरने के बजाय पाकिस्तान का थोड़ा सा ख्याल कर लें, पाकिस्तान का थोड़ा सा एहसास कर लें, और इस तरह के जितने भी अनमोल रतन हमने बचा के रखे हुए हैं, उन अनमोल रतन को अब सजा देने का टाइम आ गया है। अगर भारत मांगता है किसी को, चाहे वो हाफिज सईद है या कोई भी है, उसको दे दीजिए जी। आपने क्या करना है? आपने उससे मटर छिलवाने, करना क्या आपने हाफिज सईद का? आप हाफिज सईद उठाइए, इसी तरह के बाकी मसूद अजहर वगैरह को दे दीजिए भारत को। अगर आप चाहते हैं कि टर्म्स ठीक हो, तो आपको ये स्टेप लेना होगा। अपने घर से कचरा साफ कीजिए, अपने घर से इस किस्म के लोगों को निकालेंगे तभी घर बेहतर होगा। और बाकी रहे ये लोग, तो जाहिर है ये कोई सोशल वर्कर्स तो है नहीं, ये कोई ऐसे लोग तो है नहीं जिनके ऊपर पाकिस्तान जो है बहुत प्राउड फील करे। यकीनन इनकी वजह से पाकिस्तान का सिर्फ नाम ही खराब हुआ है और कुछ नहीं। कब तक भीख मांगते रहेंगे डिफरेंट कंट्रीज से, कभी आईएमएफ, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी सऊदीया, कभी चाइना, ये कब तक चलता रहेगा? जरा सा एहसास कीजिए, और इससे पहले के वक्त खत्म हो जाए, अपने आप को सही कर लीजिए, और इन लोगों को उठाकर एक तरफ डालिए, सजा दीजिए। हाउस अरेस्ट मत कीजिए जी, जेल में डालिए। हाउस अरेस्ट तो आपने इमरान खान को नहीं किया जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर इनको हाउस अरेस्ट करने की तो क्या है, ये समझ से बाहर है। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एडवांस में ईद मुबारक। लेकिन खैर, ईद के शोज भी आएंगे। थैंक यू।